जनरली हम सेल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बताते हैं हम आपको। हम जनरली इस सेल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ईएमएफ ई होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बना है ये लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया गया था। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब जब सेल्स कंबाइन हो गए हैं उसके बाद अब हमारे पास सवाल आता है कि इसका नेट ईएमएफ या रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब बात आती है यहाँ पे, तो अब हम करेंगे कैलकुलेट इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रिजल्टेंट ईएमएफ को हम एक डेरिवेशन के तौर पे लिखते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है अपना कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में हमने इसकी लैंग्वेज ये लिख दी है कुछ ऐसी वैसी। Considering two cells of EMF and internal resistance E1 R1 E2 R2 respectively, when they are combined in series, then the resultant EMF and internal resistance will be। अभी हमारा डिजायरेबल रिजल्ट होगा कि उसका रिजल्टेंट EMF क्या होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, नाउ हमने कंसिडर किया था E1 R1 E2 R2 दो सेल। ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा हमने ये बना लिया है। अब बात आती है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो प्रोसेस इसका कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम इसमें प्लस माइनस साइन डिसाइड करेंगे। प्लस माइनस साइन डिसाइड कैसे करेंगे मैं आपको बता चुका हूं कैसे करेंगे, लास्ट टू लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। फ्रॉम केवीएल हमने इसमें इक्वेशन लिखी, तो इक्वेशन हमको मिली VA माइनस E1 माइनस IR1 माइनस E2, सॉरी माइनस IR1 नहीं मिलेगी, माइनस IR1 तब मिलती जब हम प्लस से माइनस जाते, लेकिन यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस से प्लस जाने पे यहाँ पे प्लस IR1 मिलेगी, माइनस E2 प्लस IR2 इज इक्वल टू BB। रीअरेंजमेंट हुआ तो हमको मिला इक्वेशन VA माइनस BB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जब मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व किया, इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करने पे मुझे मिला VA माइनस E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू BB। रीअरेंजमेंट करने पे मिला मुझे VA माइनस BB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला पार्ट सेम है। अब सेम क्या है, प्रैक्टिकली सोचिए ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा तो इनका जो RHS पार्ट होगा वो भी सेम हो जाएगा। और जब मैंने इसको इक्वेट किया तो इक्वेट करने पे मुझे मिला E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। यहाँ से मुझे मिला कि जो हमारा रिजल्टेंट ऑफ EMF आया है वो कितना आया है, E इक्विवेलेंट आया अपना E1 प्लस E2, और जो अपना R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब जब सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका EMF नॉर्मली आप ऐड कर देंगे E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट E3 E4 E5, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप R1 प्लस R2 प्लस R3 जैसा कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में करते थे वैसे ही आप यहाँ कर देंगे। अब ये तो हो गया डिफरेंट का। अगर सर हम सेम सेल ले लें या फिर कह सकते हैं आइडेंटिकल सेल ले लें और उनका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम हो जाएगा, तो उसमें कैसे केस होगा, और वो हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दें तो फिर कैसे कैसे केस बनेंगे, सर कुछ समझा दीजिए। मैंने कहा यस श्योर, क्यों नहीं। तो अब हमारा अगला केस है आइडेंटिकल सेल्स का रिजल्टेंट EMF निकालने का। ठीक है, ठीक है, जब हम आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं जिनका पर्टिकुलर EMF E होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है, तो उसमें EMF इक्विवेलेंट कितना होगा। जैसा कि अपन ने सीरीज में देखा था कि इंडिविजुअल अपन जोड़ देते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3, सिमिलरली
हम यहाँ पे सबको जोड़ दें, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितने टाइम m टाइम्स, यानी कि रिजल्टेंट EMF कितना होगा एम ई, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा एम आर। अब इस पूरे सेल के कॉम्बिनेशन को हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो करंट आएगा कितना आएगा, नेट EMF ई एम ई आर प्लस एम आर। कोई दिक्कत? अब हमारा पहला केस बनता है कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दें, किससे, इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो इसमें से हम R प्लस एम आर में से एम आर को 0 मान लेते हैं, तो कितना आएगा R। दिस इम्प्लाइज जो हमारा करंट है वो कितना मिलेगा, एम ई अपॉन आर। दिस इम्प्लाइज एम अपॉन ई अपॉन आर। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत कम होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के मुकाबले, तो हमको जो करंट है वो m टाइम्स मिलेगा, किसका, एक सेल के करंट का। समझ गए आप? इसलिए हमको इंटरनल रेसिस्टेंस कम रखना होगा, किसमें, जब हम सीरीज कंबाइन करेंगे, सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे। और हमारा केस सेकंड क्या बनता है, केस सेकंड बनता है अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाए, किससे, इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो हम R का फैक्टर 0 करेंगे, और जब R का फैक्टर 0 करेंगे तो हमारा जो करंट आएगा वो आएगा एम ई अपॉन एम आर, एम से एम जाएगा, इसका मतलब ई अपॉन आर। इसका मतलब कि हमको जो करंट है, चाहे तुम आप 1000 शेयर लगा लो, लेकिन हमें जो करंट है वो केवल और केवल सिंगल सेल का ही करंट मिलेगा। यहाँ पे हमको नुकसान हुआ है, इसलिए हमको रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप सेल लगाएं तो उसमें आप श्योर कर लें कि आप जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी वैल्यू ऑलवेज मोर एंड मोर देन इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है।